यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं, संभावित प्रश्न रहने वाले हैं और बाल विकास में अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही हेल्पफुल होने वाला। बाकी सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आप सभी लोग तैयार हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि बालक के कुसंयोजन से तात्पर्य क्या होता है। और इसी प्रकार के अब जो है प्रश्न आएंगे, बालक, शिक्षक, इनसे टॉपिक से संबंधित अब प्रश्न जो है पूछा जाएगा। तो ध्यानपूर्वक सभी को समझना है। सभी लोग कमेंट करके बताइए। बालक के कुसंयोजन से तात्पर्य क्या होता है। साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देना, पर्यावरण से संतुलन स्थापित नहीं कर पाना, संतुलन व खुशी न रहना, या उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर व्याख्याता लोग हैं कि बालक के कुसंयोजना एक नेगेटिव शब्द होता है, नकारात्मक वाक्य दिया गया है। तो इस शब्द में देखा जाए साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देना, ये भी कुसंयोजन का तात्पर्य हो जाएगा। पर्यावरण में संतुलन स्थापित नहीं कर पाना, ये भी कुसंयोजना हो जाएगा। संतुष्ट व सुखी ना रहना, ये भी कुसंयोजन होगा। तो ये सारे कुसंयोजना के तात्पर्य दिए गए हैं बालक के, इसलिए फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया कि बोधात्मक विकास के किस चरण में बच्चे पर्यावरण, कारणता, समय, दिक्, स्थान से पृथक और विशिष्ट स्वयं की समझ विकसित करना प्रारंभ कर देते हैं। और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। संभावित प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है। बोधात्मक विकास के किस चरण में बच्चे पर्यावरण, कारणता, समय, दिक्, स्थान से पृथक और विशिष्ट स्वयं की समझ विकसित करना प्रारंभ कर देते हैं। संवेदी, पूर्व, मूर्त या औपचारिक। ये जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न है। अब आपके ऑप्शन से लग रहा होगा। अब ये समझिए, बोधात्मक विकास के चरण में बच्चे पर्यावरण, समय, दिक्, स्थान, कारणता, पृथक, विशिष्ट, ये सब विकसित करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो जब बच्चा प्रारंभ कर रहा होता है तो वह कौन सी अवस्था में होता है, सभी लोग बताइए। तो यहाँ पे संवेदी प्रेरक अवस्था हो जाएगा, क्योंकि बच्चा पर्यावरण मतलब उसके चारों तरफ का आवरण जहाँ वह रह रहा होता है। समय, दिक्, स्थान, पृथक, आप दिन, रात, दोपहर, ये सब बच्चा संवेदी प्रेरक अवस्था में प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो पहली अवस्था है। पिछली बार जीन पियाजे जी के कल के एग्जाम में पूछा गया था क्रम को लगाने में, इनको सही क्रम में निर्धारित करना है। संवेदी परक जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूल संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। ये आपका क्रम है। अगर क्रम में आएगा तो आपसे सभी लोग जान लीजिएगा। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है, उनके जो स्तर हैं, चरण हैं, वो भी आपके क्रम में लगाने के लिए आ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी मनोरचनाएं कुंठा तथा अंतर्द्वंद कम करती हैं। दमन, प्रतिगमन, शमन या उपरोक्त सभी। अब आप स्वयं सोचिए कि जो ऐसी मनोरचनाएं जो कुंठा और अंतर्द्वंद को कम करें। अगर आपके अंदर कुंठा है, द्वेष है, क्रोध आ रहा है, तो ये किसके द्वारा कम किया जा सकता है। या तो आप दमन कर लें, या प्रतिगमन यानी बोल दें, या शमन कर लें। तीनों प्रक्रिया के द्वारा जो मनोरचनाएं कुंठा और अंतर्द्वंद कम करती हैं। उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा, सभी ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर जिनका सपना है अध्यापक, अध्यापिका बनना। जयसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, इनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया। हार्वर्ड गार्नर, डेनियल गोलमैन, जॉन डी मेयर, पीटर साल्वे या उपरोक्त सभी। तो इनमें से ऐसे मनोवैज्ञानिक जो संवेगात्मक बुद्धि पर काम किए हैं वे कौन से हो जाएंगे। हार्वर्ड गार्नर, गोलमैन और जॉन डी मेयर, पीटर साल्वे, ये तीनों ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि पर कार्य किया। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम किसकी वकालत करता है। मुख्य धारा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा या पृथक्करण। तो आप सभी लोग जानते हैं समावेशी शिक्षा। आरटी एक्ट जो आरटीई एक्ट 2009 है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये किसकी वकालत करता है। समावेशी शिक्षण की। और समावेशी शिक्षा ये भी ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोनों चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगला जो प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि जो होती है ये बुद्धिलब्ध से अधिक महत्वपूर्ण क्यों होती है, और इस पुस्तक के लेखक बताइए। अब मनोवैज्ञानिक की जो पुस्तकें हैं ना, उससे एक प्रश्न लेखक पर पूछा जाता है। तो जो भी समस्त मनोवैज्ञानिक बुक है उनको भी पढ़ लेना आप लोगों को। तो संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्ध से अधिक महत्वपूर्ण होता है क्यों, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक डेनियल गोलमैन जी हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
जीन पियाजे जी के अनुसार संक्रियात्मक बौद्धिकता खाली स्थान का सक्रिय पहलू है। बुद्धि, रचना, मनोवृत्ति, बोध, चारों ऑप्शन पॉजिटिव हैं। लेकिन भी जीन पियाजे जी का हो रहा है तो कहीं ना कहीं बुद्धि या बोध दो चीज़ आएंगी। तो जीन पियाजे जी के अनुसार संक्रियात्मकता बौद्धिकता किससे हो जाएगी? बुद्धि का सक्रिय पहलू होगा, क्योंकि बौद्धिकता का सक्रिय पहलू तो कहीं ना कहीं बुद्धि या बोध से संबंधित होगा, तो बुद्धि हो जाएगा। तो ऑप्शनों को पढ़ के भी आप प्रश्न को पढ़ के भी आप उत्तर निकाल सकते हैं, थोड़ा समझना जरूरी है और यही चीज़ें हम आपको सिखाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शिक्षण कौशल का उदाहरण कहलाता है? प्रश्न पूछना, विन्यास, प्रेरणा, उपयुक्त छवि या पुनर्वलन, सभी लोग बताइएगा। तो ऐसा कौशल शिक्षण जो जिसका उदाहरण कहलाएगा, तो कौशल शिक्षण कौशल किस कौशल का उदाहरण हो जाएगा? पुनर्वलन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुनर्वलन हो जाएगा, प्रश्न पूछना भी हो जाएगा, विन्यास, प्रेरणा भी हो जाएगा, अर्थात ये सभी हो जाएंगे। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सारे कौशल ये शिक्षण के कौशल के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि प्रश्न पूछना भी एक कौशल है, विन्यास, प्रेरणा भी, पुनर्वलन, ये तीनों आपके कौशल हो जाते हैं। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा। बाकी जिन्होंने टॉपर नोट्स लिया है, प्रैक्टिस सेट अटेंड कर रहे हैं, 80% लोग यहाँ पे 90 से अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। उन सभी का फीडबैक के लिए धन्यवाद करते हैं। तो जिनको भी और भी टॉपर नोट्स अगर आपको चाहिए, 9630689598 इसमें आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, 9630679598। टॉपर नोट्स का डिटेल आपको मिल जाएगा। और अपनी तैयारी का, और अगर 2-4 दिन का समय है तो ज़रूर आप पढ़िए, प्रिपरेशन में लग जाइए। अगला प्रश्न है, शिक्षण का वह प्रतिमान जिसके सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी होते हैं? आगमन प्रतिमान, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, प्रशिक्षण प्रतिमान या विकासात्मक प्रतिमान की बात कर रहे हैं। तो शिक्षण का वह प्रतिमान जिसके सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी होते हैं, वह संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान कहलाता है। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो एक प्रश्न आता है, ये कथन कारण वाले प्रश्न आएंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कहा गया है कि नैतिक तर्क शक्ति चरणों से विकसित होता है, ये कथन है। कारण यह कि कोहल वर्ग के अनुसार पूर्व पारंपरिक चरण में बच्चे अपने नैतिक निर्णय बाहरी परिणामों पर आधारित करते हैं। तो कथन कारण यहाँ पे क्या दोनों सही दिए गए हैं? बिल्कुल हाँ, 2 आर और दोनों सत्य हैं, और आर एक ही सही व्याख्या भी कर पा रहा है, इसलिए जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाए। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है। एक अध्यापक दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को सरल बनाता है, रोचक बनाता है, प्रासंगिक बनाता है या मनोरंजक बनाता है? तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये संभावित प्रश्न है। अब श्रव्य दृश्य से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक अध्यापक श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को क्या बना रहा है? रोचक बना रहा है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? स्किनर, क्रोयमक्रो, कॉल्सनिक या थांडाइक की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका शिक्षक बनना। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, यह परिभाषा स्किनर द्वारा दी गई। अब हम कैसे जानेंगे? स्किनर की परिभाषा है सा से संपूर्ण और सा से स्किनर। तो संपूर्ण व्यवहार व्यक्तित्व आता है स्किनर, याद रखिएगा। अगला जो है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करती है, यह किसने कहा है? स्किनर, ब्राउन, क्रोयमक्रो या कुप्पूस्वामी। अब इस स्टेटमेंट को कैसे समझेंगे या हम कैसे जानेंगे? तो मनोविज्ञान की व्यक्ति से जन्म से वृद्धावस्था, तो 2 स्तरों की बात करेंगे, 2 चरणों की बात कर रहे हैं। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक 2 चरण, मतलब क्रो की परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद आइए साथियों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की क्या उपादेयता होती है? क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका शिक्षक बन रहे हैं, तो आप स्वयं सोचिए आपके लिए मनोविज्ञान की उपादेयता क्या होगी? कि स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए, विकल्प ए व बी दोनों सही या ए व बी दोनों गलत होंगे। तो एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपादेयता क्या होती है? कि स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए भी होती है, और साथ ही साथ बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए भी होती है। तो ये दोनों के लिए होती है, अर्थात जो थर्ड ऑप्शन दिया गया वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नो डाउट सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक जो है बालकों की व्यक्तित्व भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है, या उपरोक्त सभी हो जाएंगे।
तो शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक जो है बालकों की व्यक्तित्व भिन्नताओं का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और उचित शिक्षण विधियों का चयन भी करते हैं और कक्षा कक्ष में अनुशासन भी स्थापित करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा आपके द्वारा जो किया कार्य है ये सभी आप कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं? सभी लोग ध्यान पर समझिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। तो आप लोगों को ये भी ध्यान देना, जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो आप क्या कार्य कर सकते हैं, क्या कार्य करेंगे, बालक बच्चों से क्या संबंध होगा, कैसे पढ़ाएंगे, यही सारी चीज़ें पेडागोजी कहलाती है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए, बालक के मानसिक सामाजिक दोनों के लिए। अभिवृद्धि, तो अभिवृद्धि का जो तात्पर्य होता है वह किससे हो जाता है? शारीरिक विकास से हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और सभी लोग जानते हैं विकास और वृद्धि दोनों चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम, वातावरण, केवल वंशानुक्रम या वंशानुक्रम वातावरण। और वंशानुक्रम वातावरण के चैप्टर से एक प्रश्न डेली पूछा जा रहा है। तो क्योंकि आप समझ नहीं पाते, क्योंकि वो कथन से रिलेटेड पूछा जाता है, इसलिए कुछ लोग समझ नहीं पाते कि ये प्रश्न आया है और घबराए हुए होते हैं तो समझ नहीं, लेकिन आसानी से जब घर में जाते हैं तब उनको समझ में आता है। और काफ़ी लोगों का ऐसा मेरे को मैसेज आया, व्हाट्सअप मैसेज सभी लोग करते हैं। आप लोग भी अगर पेपर हो तो इसमें आपको 9630689598 इसमें व्हाट्सअप में आपको क्वेश्चन जो भी आपको याद हो सभी को भेजना है, जिससे आप सभी लोगों को बता सकें। तो बालक के शारीरिक और वृद्धि का विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम, वातावरण दोनों करते हैं, और वंशानुक्रम वातावरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब सुमेलित करना है, सूची दी गई है और सूची वाले भी अब संभावित प्रश्नों के ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार का पूछा जाएगा, यानी चार चार प्रश्न आपके एक ही प्रश्न पे दिया जाएगा। और ऐसे प्रश्न क्यों दिए जाते हैं? टाइम मैनेजमेंट, यानी टाइम ज़्यादा लगे, क्वेश्चन आप कम सॉल्व कर पाएँ। कोहलर, थॉर्नडाइक, पालाव, स्किनर, ये चारों ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो अक्सर पूछे, कभी कोहलर थॉर्नडाइक से प्रश्न आते हैं, कभी पालाव स्किनर से पूछे जाते हैं, जीन पियाजे से प्रश्न आते हैं। यानी ऑलरेडी आपको यहाँ से एक नंबर तो ऑलरेडी पता ही हो जाएगा। तो कोहलर मनोवैज्ञानिक किसका है? सूझ का सिद्धांत है, सभी लोग जानते हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत प्रयास एवं भूल का, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत हो जाएगा। ईपी पालाव का कौन सा सिद्धांत कहलाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत हो जाएगा। और स्किनर का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत हो जाएगा। तो ये आपके सिद्धांत है, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वह यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई डाउट हो बेहतरीन आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? वाटसन व्यवहारवाद के जनक है, संरचनावाद के जनक जॉन डेवी, संज्ञानात्मक के जीन पियाजे जी, गेस्टाल्ट के वर्दीमर। तो आप सभी लोग जानते हैं गेस्टाल्ट के प्रवर्तक वर्दीमर है, जीन पियाजे जी संज्ञानात्मक विकास के हैं, वाटसन व्यवहारवाद के। तीनों सही दिए गए, लेकिन संरचनावाद के जॉन डेवी हैं, ये गलत है। तो संरचनावाद के जनक कौन है? सभी लोगों को कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है, ठीक है। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है आइए जानते हैं कि आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। और तीनों अवस्थाएं ऐसी है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अवस्थाओं से पहले दो तीन तो तीन तीन चार चार प्रश्न पूछे गए हैं, अब एक या दो प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आत्मसम्मान की भावना का लक्षण क्या प्रकट करती है? किशोरावस्था। किशोरावस्था का एज क्या है? 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था। तो 50% क्वेश्चन इजीली आएंगे, जो सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से एक शिक्षार्थी का अर्जित गुण नहीं है? तो शिक्षार्थियों का अर्जित गुण भी होता है, प्राकृतिक गुण, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो एक बालक बालिका के लिए अर्जित गुण क्या हो सकता है, ये जानना जरूरी है। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण, शिक्षा, शिष्टाचार, ये अर्जित गुण है, लेकिन लंबाई कोई अर्जित नहीं होती, ये प्राकृतिक होती है, सभी लोग जानते हैं ना। लंबाई जो होती है वह क्या हो जाती है आपकी? प्राकृतिक हो सकती है या आपके माता पिता के जो जीन्स है उसके अकॉर्डिंग हो सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान है? तो व्यापक आयामों की सही पहचान क्या होती है? सभी लोग बताइएगा, और सभी लोगों को ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इन निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो इसमें पहले आता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक होना चाहिए।
ये व्यापक आयाम कहलाते हैं आपके, और अक्सर एग्जाम में आते हैं शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक रखिएगा। लेकिन यहाँ पे सामाजिक इस संवेगात्मक दे दिया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी आपका गलत दिया गया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, भावनात्मक होना चाहिए, ठीक है, संवेगात्मक की जगह। तो जिस पर भावनात्मक हो वही ऑप्शन आपका सही होगा, ध्यान रखिएगा। व्यापक आयाम की जगह डोमेन भी दे सकता है यहाँ पे, ठीक है। डोमेन शब्द भी आए तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, सर आपने तो आयाम बताया था, एग्जाम में डोमेन आ गया है। तो एक ही चीज़ है, ठीक है, घबराना नहीं है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था। इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि बुद्धि, मौखिक और गैर मौखिक व्यक्तिगत समूह, शक्ति, गति, मानकीकृति, गैर मानकीकृत परीक्षण किसके उदाहरण हैं। यानी आपके मौखिक, गैर मौखिक व्यक्तित्व समूह, व्यक्तिगत समूह, शक्ति, गति, मानकीकृत, गैर मानकीकृत परीक्षण, ये किसके उदाहरण हो गए। तो ये सारे आपके मनोवैज्ञानिक विधियों के उदाहरण, एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। तो सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। तो समाजीकरण का माध्यम पूछा जाएगा एक प्रश्न, चाहे प्राथमिक पूछा जाए, द्वितीयक पूछा जाए, ठीक है। तो ऐसा पूछा जाता है, या ऐसा पूछा जाएगा मीडिया जो है इनमें से समाजीकरण का माध्यम है, प्राथमिक, द्वितीयक, दोनों, तृतीयक, क्या पूछा जा सकता है। तो प्राथमिक समाजीकरण वे समाजीकरण कहलाते हैं परिवार, जहाँ बच्चा पहले सीखता है, और मीडिया, विद्यालय, ये क्या होते हैं हमारे द्वितीयक में आ जाते हैं, ठीक है। माता पिता, परिवार, ये प्राथमिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, जीन पियाजे जी के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। उनका जो सिद्धांत, उनका प्रस्ताव क्या है कि बच्चों की सोच गुणात्मक में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों में बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों में भिन्न होती है। सभी लोगों को यहाँ पे कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना, क्या बताना है। जीन पियाजे जी के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, तो जीन पियाजे जी बच्चों का चिंतन वयस्कों से गुणात्मक रूप से क्या होता है, भिन्न होता है। गुणात्मक रूप से भिन्न होना, यह आपके जीन पियाजे जी का प्रस्ताव है, ठीक है। सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल में बच्चे को विशेषित करता है। अब पूर्व क्रियात्मक कौन सी कहलाती, द्वितीय अवस्था कहलाती, 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो है किसको विशेषित करेगा, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, या विलंबित अनुकरण। आपके अकॉर्डिंग क्या सही हो सकता है। तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था में काल में बच्चे को जो विशेषित करेगा वह विचारों की अनुत्क्रमणीयता होती है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस अवस्था में बच्चे के प्रतीकात्मक जो है विचार विकसित होते हैं। कैसे विचार विकसित होते हैं, प्रतीकात्मक, और यही पूछा जाता है, और यही आपको नॉलेजेबल अपने माइंड की मेमोरी में सेन। जेंडर से अब प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी तक जेंडर से नहीं देखा गया, अब जेंडर से संभावित प्रश्न होंगे। जेंडर क्या होता है, तो जेंडर एक सामाजिक संरचना होती है। जेंडर, लिंग भेदभाव, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी, ध्यान रखें। NUEPA इसका मुख्य रूप किससे संबंधित है, शैक्षिक पर्यवेक्षण, शैक्षिक एकता, शैक्षिक योजना, या शैक्षिक मूल्यांकन। तो कहीं ना कहीं ये आपका NUEPA जो दिया गया है, कहीं ना कहीं आपके यह शैक्षिक योजना के टॉपिक से संबंधित हो जाता है। NUEPA मुख्य रूप से संबंधित है, तो आप क्या हो जाएगा, शैक्षिक योजना, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रबंधन से यह जुड़ा हुआ है। इसके बाद आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो दिया गया कि लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम कैसा होता है। एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, व्यक्तिगत गतिविधि है, निष्क्रिय गतिविधि है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि लेव वाइगोस्की से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनके अकॉर्डिंग अधिगम क्या है, सामाजिक गतिविधि है। क्योंकि वाइगोस्की से जितने प्रश्न होंगे वह सामाजिक शब्द से जुड़े हुए होंगे। ये एक ट्रिक है समझने की। वाइगोस्की से प्रश्न आएगा मतलब सामाजिक शब्द जरूर दिया होगा किसी एक ऑप्शन में, बशर्ते नेगेटिव पॉजिटिव यानी सकारात्मक नकारात्मक देखना है, हाँ नहीं वाला वो समझना जरूरी है। अगला, सीखने की अक्षमता जिसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, इसमें गणितीय विकार का नाम बताना है। डिस्पेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, या डिस्पेक्सिया। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। तो अब डिसेबिलिटी से भी प्रश्न आएगा, यानी अक्षमता टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सीखने की अक्षमता में गणितीय विकार जो होता है
तो गणितीय विकार को डिसकैलकुलिया बोला जाता है। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का संबंध किससे होता है? गणित से होता है। और ये सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं, डिस्पेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्पेसिया, ये सारे से संबंधित प्रश्न पूछे गए। जितने भी 8-10 विकार हैं, अक्षमता है, डिसेबिलिटी है, इनको जरूर पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। और इसके बाद जल्दी आपका पेपर एनएसएस आएगा, एग्जाम एनएसएस आएगा। किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितना कठिन आ रहा है, कितना सरल है, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो अपने टीटी फैमिली से जुड़े रहिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए।